हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज गणित की बहुत ही शानदार प्रश्न लेके आई हूँ। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पटवारी की हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही सरल मेथड से कराऊंगी जैसे कि मेरे हर वीडियोस में मैं कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 48 रुपये प्रति किलो और 32 रुपये प्रति किलो की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपये प्रति किलो हो जाए। देखो, एक जो चाय की पत्ती की कीमत, एक चाय की पत्ती 48 रुपये किलो की आ रही है और एक 32 रुपये की किलो की आ रही है। अब दुकानदार ने क्या किया कि दोनों चाय की पत्ती को एक साथ मिला दिया और उसको 36 रुपये किलो पर बेचने लगा। तो अब वो पूछ रहे हैं कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब 48 रुपये वाली कितनी मिलाई जाए और 32 रुपये वाली कितनी मिलाई जाए, किस अनुपात में, तो वो हमको फाइंड करना है। इसके लिए बहुत सरल मेथड है। सबसे पहले हम लिखेंगे 48 रुपये प्रति किलो है, 32 लिखेंगे, 32 रुपये प्रति किलो है। दोनों को मिला के कितने रुपए में बेच रहा है, वो 36 किलो। अब यहाँ 48 में से 36 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 48 में से 36 को माइनस करेंगे 12 और यहाँ 36 में से 32 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो जब ये दोनों को माइनस कर देंगे तो जो आंसर होगा वही आपका अनुपात होगा। अगर कटे तो उनको काट दो, जैसे कि 4 एकम 4 और 4 3 12, तो 1:3 आपका होता है। एक भाग आपको मिलाना पड़ेगा 48 रुपये किलो वाली का और एक मिलाना पड़ेगा 32 रुपये किलो वाली का। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अनुपात पूछा जाए तो आप ये कर सकते हैं। इसी प्रकार का सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। एक धातु ए पानी से 25 गुना ज़्यादा भारी है और दूसरी धातु बी 13 गुना अधिक भारी है। दोनों से बनी मिश्र धातु 18 गुना अधिक भारी है। ए और बी का अनुपात बताइए। तो देखो, ए पानी से कितनी गुना भारी है, 25, तो हमने यहाँ 25 लिख लिया। बी कितने गुना भारी है, 13, तो हमने 13 लिख दिया। अब दोनों से जब भी ऐसा आए ना क्वेश्चन, मिश्र धातु आ जाए, तो आप समझ लो कि दोनों को मिला रहे हैं और जब भी दोनों को मिलाते हैं तो दोनों का मिलाकर कहाँ पे आ जाता है, बीच में आ जाता है। तो दोनों को मिलाया तो इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, जो आपका अनुपात है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि बहुपद f(x2x3 6x² प्लस x प्लस 6 के शून्यक a और a माइनस b हैं तो a और b के क्रमशः मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, जब भी मूल्य ज्ञात करना होता है तो आपको गुणांक दिखना होता है। यहाँ पे शून्यकों का योग, जब भी अगर 2x³ आपको नहीं दिया होता, केवल इतना सा दिया होता, तो आपके शून्यक क्या होते, एक तो होता x और एक होता x², है ना। जो ज़्यादा पावर वाला है नीचे होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्यूब वाला आंसर दिया है तो ऊपर आ जाएगा x² और नीचे आ जाएगा x³। अब आप बताइए कि x³ के पहले क्या लिखा है, 2, तो हमने नीचे लिख देंगे 2। x2 के ऊपर पहले क्या लिखा है, 6, तो ऊपर क्या आ जाएगा 6। 6 में 2 का भाग दे देंगे तो 3, आपका एक शून्य कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम अगला शून्यक निकालते हैं। देखो, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, मैंने बताया कि अगर ये सपोज करो ये क्यू वाला नहीं दिया होता और केवल इतना सा दिया होता और आपसे बोले मूल्यक निकालो, तो x² के पहले जो है वो नीचे आ जाता और x के पहले जैसे कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं तो 1 ऊपर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, क्यूब वाला दिया है, तो क्यूब वाले में योग कैसे निकालते हैं, मतलब जो छोटी वाली पावर है x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो x2 का गुणांक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, माइनस का है तो ये माइनस का जाएगा और ये नीचे क्या आ रहा है 2, भाग देंगे तो 3। शून्य को गुणांक का ये योग का जो सूत्र होता है, ये सूत्र के पहले भी माइनस आता है, तो इसलिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 आंसर आ जाएगा। अब जब आपको क्या निकालना है, मूल्य निकालना है ए और बी के, तो ए और बी के मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a माइनस ए प्लस ए और a प्लस बी बराबर 3। ये फॉर्मूला होता है ये मूल्यकों का निकालने का। अब ए और ए कितना हो गया, 3a हो गया। 3 आपका आंसर ही आया है तो 3a बराबर 3 हो जाएगा। ए में निकालना है तो 3 से 3 कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। और अगर वैल्यू निकालना है 3a की, तो कभी कभी आंसर में क्या होता है, ये 3 ही दिया रहेगा तो आपका ये 3 ही आंसर हो जाएगा। तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी 3 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक दिए जाते हैं। यदि उसने कुल 70 प्रश्न हल किए तो 40 अंक और 40 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्न हल किए।
तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन, आपने माना कि सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं x और गलत उत्तर के लिए कितने जाते हैं y। अब उसने कितने प्राप्त किए हैं, उसने कुल 70 प्रश्न प्राप्त किए हैं। तो मतलब x प्लस वाई बराबर कितना किया है, मतलब टोटल उसने 70 किए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, दोनों ही मिला के उसको कितने नंबर मिले हैं, 70 नंबर मिले। तो आप एक समीकरण आपका ये बन जाएगा। अब वो क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितने नंबर कट जाते हैं, 1/4 कट जाते हैं। तो इसी y की जगह पर ही लिखेंगे, क्योंकि y का ही 1/4 कट रहा है, और चूंकि कट रहा है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे 1/4, क्योंकि कट रहा है। और 40, यदि उसने 70 हल किए और 40 अंक प्राप्त किए, 70 प्रश्न हल करके 40 अंक प्राप्त कर रहा है, मतलब सही और गलत कट भी गए उसके। अब टोटल उसको 70 प्रश्न उसने किए हैं, सही तथा गलत मिला के उसने 70 प्रश्न किए हैं, और इस बाय में से उसके 1/4 बाय मार्क्स कट गए हैं, जिससे उसको कितने मिल गए हैं, 40 नंबर। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस 1/4 बाय बराबर 40। 1/4 1 का 4 में भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। बस ये एक समीकरण 1 और 2 बन जाएगा। ये किसी भी समीकरण से कोई भी वैल्यू उठा के ऊपर वाले समीकरण में रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये समीकरण आप लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लो, या यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और दूसरे समीकरण में पुट कर दो। तो इस प्रकार से आप समीकरण बना के सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 या 18 से विभाजित करने पर शेषफल 2 देती। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले 3 कोई संख्या आपको दी हो और बोले आपसे कि विभाजित करने पर इतना आता है, तो आपको सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो किसका निकालेंगे आप, 12, 15 और 18 का एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो 2 × 12 और 2 × 18, 2 × 3 = 6 और फिर 3 से ले लीजिए, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 3, 5, 3 × 3। अब जब इस प्रकार से यहाँ जो संख्या आएंगी आप उनका गुणा कर लीजिएगा। तो देखो 12, 15 और 18 का लघुत्तम समावर्तक कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। सॉरी, कितना आ जाएगा, 100। आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने पर 180 आपका आंसर आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहे हैं कि शेषफल 2 देता है, तो जो भी आपका इसका एलसीएम आंसर करके जो भी आंसर आए उसमें आपको 2 को जोड़ लेना है। एलसीएम आप निकाल सकते हैं, मैंने अभी बताया एलसीएम आपको सबको ही निकालना आना होगा, एक साथ निकालना है। महत्तम समावर्तक अलग अलग निकालते हैं, लघुत्तम समावर्तक एक साथ निकालते हैं। जब आप इसको एक साथ निकालेंगे तो आपका आंसर, और जो भी जिससे भी कटेगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 180। वो बोल रहे हैं शेषफल 2 बच रहा है, तो इसलिए इसमें हम 2 जोड़ देंगे। तो 2 जोड़ने पे 182 आंसर रहेगा, वही आपका आंसर होगा। इस प्रकार का कोई भी, जैसे कि अगर इसमें आ जाता कि शेषफल 4 देता है तो आप 4 जोड़ देते, है ना, या ऐसा जाता 12, 15 या 18 से विभाजित करने पर जो है शेषफल 3 लाने के लिए क्या करना होगा, कितनी संख्याओं को कितनी संख्या से गुणा करना होगा। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए तो जो शेषफल आता है, अगर जो दे रहा है विभाजित शेषफल अगर दे रहा है तो कितना आ जाएगा, 2। जो आंसर होगा उसमें 2, जो भी संख्या आएगी उसमें वो जुड़ जाएगा। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो 15, 32 और 48 से पूरी तरह विभाज्य है। सबसे पहले हम 4 अंकों की संख्या निकाल लेंगे। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 4 बार 9, 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब वो क्या बोल रहा है, इसको क्या करें, 15, 32 और 48 से पूरी तरह विभाजित। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले 15 और 32 और 48 का लघुत्तम समावर्तक ऐसा जाएगा, वैसे ही निकालना पड़ेगा। 15, 32 और 48 का अलग अलग, जैसे 3, 5 या 15 आ गया है, और 3 × 3 = 18 आ गया है। 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 2 और ये 5, इन सब का गुणा करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 480। आप ये इन्होंने फैक्टर निकाल के बताया है। तो 15, 32, 48 का लघुत्तम समावर्तक कैसा आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 बराबर कितना आ गया, 480। अब हमारे पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 9,999। हम क्या करेंगे, क्या करना है इन सवालों में, जो इन तीनों का लघुत्तम समावर्तक आएगा उसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का सबसे पहले भाग दे देंगे। एक बार क्वेश्चन पे चलो, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि किसकी कितने अंकों की बड़ी संख्या मानी है। तो सबसे पहले उस अंकों को आपको लिख लेना है। इसके बाद जो भी संख्या आपको दी हो, जिन संख्याओं का आपको लघुत्तम या महत्तम समावर्तक निकालना हो, उनका लघुत्तम समावर्तक निकाल के, जैसे कि इनका लघुत्तम समावर्तक कितना आ रहा है, 480।
तो फिर क्या करना है, क्योंकि भाज्य का पूछ रहे हैं तो आपको इन दोनों का आपस में क्या करना है, भाग दे देना है। क्या करना है, जो भी आपसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं वो, और इनका एलसीएम निकाल के उन दोनों का भाग दे देना है। जो भी आपका आंसर आता है उसको माइनस कर देना है। जैसे कि ये आपका आंसर आया भाग देने पर 999। अब इस 399 आया, 9,999 को 480 से भाग देने पर, तो 9,999 में से 399 को माइनस कर लेना है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखना है, इसका एलसीएम निकालना है, इन दोनों का भाग देना है। इन दोनों का भाग देने पर जो भी आंसर आ जाए उसको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से माइनस कर लेना है। पहले भाग देना है, एलसीएम, पहले एलसीएम निकालना है, जो भी एलसीएम आए उसको बड़ी संख्या में से भाग देना है, जो आंसर आ जाए उसको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से माइनस कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, यदि दी गई भिन्न में यदि अंश को 3 से गुणा किया जाए, कोई भी भिन्न है, सपोज करो x बटे y भिन्न है, अगर बोल रहा है यदि अंश को 3 से, तो ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है, हर। अब बोल रहे हैं यदि अंश को 3 से गुणा की जाए और हर में 1 की वृद्धि की जाए, क्या, और हर में क्या किया जाए, हर में 1 की वृद्धि की जाए, तो हमें क्या भिन्न प्राप्त होती है, तो हमें 7/6 प्राप्त होता है। एक समीकरण आपका यहाँ से बन जाएगा, इसको इसमें गुणा करके, इसको इसमें गुणा करके। अगला बोल रहे हैं लेकिन यदि अंश में, क्या बोल रहे हैं, लेकिन यदि अंश में 4 की वृद्धि की जाए, यदि अंश में हम कितने की वृद्धि करें, 4 की वृद्धि करें, और हर में कितने की कमी करें, 3 की कमी करें, तो क्या हो जाता है, हमें 1/2 प्राप्त होता है। बस ये दूसरा समीकरण बन जाएगा, इसको इससे गुणा करके, इससे गुणा करके दोनों समीकरण बन जाएंगे। उसको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लो, ये जो भी मेथड आप सब देखो। माना कि भिन्न कितनी है, माना कि भिन्न है आपकी x/y। अब वो क्या बोल रहे हैं कि यदि आपने तो प्रश्नानुसार ये बन रहा है x + 4 बटे y - 3 बराबर 1/2। अब वो क्या बोल रहे हैं, माना भिन्न आपकी x/y है, 3 से गुणा कर दिया, तो ऊपर हमने देखो x को किससे गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, और क्या कर दिया हमने, हर में से 1 की वृद्धि कर दी, और हर में हमने 1 की वृद्धि कर, जैसा मैंने ऊपर बताया था। बस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कर लिया, इसका इसमें गुणा कर लिया, इसका इसमें गुणा कर लिया। 6 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18x आ जाएगा, और y + 1 का अगर 7 में करेंगे तो 7y, 7 एकम 7, 7y + 7, 7 आ जाएगा। 7y को यहाँ पे ले आएंगे तो 18x - 7y बराबर 7। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। अब वो बोल रहे हैं दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, लेकिन यदि अंश में 4 की वृद्धि की जाए, अंश में क्या किया जाए, अंश में यदि 4 की वृद्धि की जाए, ये देखो, अंश में यदि 4 की वृद्धि की जाए और बाय में 3 की कमी की जाए, तो क्या बन जाएगा, 1/2। फिर इसका समीकरण बना लेंगे हम, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2x धन 8, y - 3 का 1 में करेंगे y - 3, y को यहाँ ले आएंगे, 8 को यहाँ ले आएंगे, इससे दूसरा समीकरण बन जाएगा। जब समीकरण 1 और 2 बन जाएगा तो उससे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगला है, निम्न में प्रसिद्ध चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखो, आपको सबसे पहले करके देख लेना है कि कितने कितने का अंतर है। देखो, दो, अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है, फर्स्ट वाले नंबर से दूसरा वाला नंबर ज़्यादा दिख रहा है, तो सबसे पहले उसको प्लस करके देखो, नहीं आए तो उसको एक बार इंटू करके देखो। उस अलग अलग संख्या में 1 में करो, 2 में करो, अगर डबल दिख रहा है तो डबल करो, पॉइंट में करके देखो, मतलब 1.5 से करके देखो, 2.5 से करके देखो, इंटू, कहीं ना कहीं से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले 2 में क्या करें कि 13 सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 2 में 13 में 2 से 13 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो 13 में से अगर हम 2 माइनस करें कितना जाएगा, 11, मतलब इन दोनों में अंतर कितना है, 11 है। अगर हम 67 में से 13 माइनस करें तो कितना अंतर दिख रहा है, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4, और 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पे अंतर दिख रहा है 54, अलग अलग अंतर दिख रहा है। फिर ऐसे ही हम 2 से 71 में से 67 करके देखेंगे, तो देखो ये अंतर दिख रहा है, एक में 13 का, एक में 67 का, एक में 271 का, एक में 817 का, और मतलब ये क्या हो रहा है कि संयोजन में 2 × 5 धन 10 धन 11, मतलब जोड़कर 13 आया पहले संयोजन में। इसी प्रकार अगले संयोजन में क्या आ रहा है, 2 में 3 का गुणा किए, 4 का गुणा किया, 3 का गुणा किया, 2 का गुणा किया, और फिर 2, 3, 4, 5 जोड़ दिया गया। जैसे कि पहले में क्या किया है, पहले में 11 है, तो 11 में उन्होंने क्या किया है, 2 × 5 धन 1 ऐसा किया है। अगले वाले में हम क्या कर देंगे, अगले वाले में हम कर देंगे 4 दूनी 8,
प्लस अब फिर क्या कर देंगे 2। इस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे जो भी क्वेश्चन हो, जैसे कि अगला है 13, तो 13 में हम काय का गुणा करेंगे 4 × 2 + 2। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। विकल्प बी इसका उत्तर हो जाएगा 1639। ऐसे ही 817 में कर देंगे। 817 में किसका गुणा करेंगे, यही निकाल के कि 2 × 5 × 10 करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए क्या करते हैं, इनमें सबका इसको डिवाइड करना है, इसको इसमें डिवाइड, इसको इन सबको भाग दे देते हैं। मतलब कैसे, 27 में 33 का भाग दे देंगे, इसमें 47 में 53 का भाग दे देंगे, 37 में 43 का भाग दे देंगे। तो पॉइंट में जो आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट में, जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो जैसे कि 27 में 33 का भाग देने पर ये आ रहा है, 17 में 23 का भाग देने पर ये आ रहा है, 47 में 53 का देने पर ये आ रहा है, 37 में 43 का देने पर ये आ रहा है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए अगर आपको नहीं आया हो तो। देखो जैसे कि पहले में उन्होंने क्या किया है, 11 को जोड़ा है। तो 11 को उन्होंने कैसे जोड़ा है, हमने क्या किया है, 2 पंजे 10 और 10 में हमने क्या जोड़, 2 पंजे 10 और 10 में क्या जोड़ दिया है 1, तो क्या आ गया है आपका 11। तो आपने 11 को जोड़ दिया है। तो ऐसे ही आपका अगला है, जैसे कि अगला क्या है 13। 13 में हम क्या करें कि आपका 67 आ जाए। तो देखो सबसे पहले हम 13 में क्या क्या हो जाएगा, 13 चौको क्या हो जाएगा 52, तो 52 आ जाएगा। 52 में जैसे कि हमने वहाँ पे 10 धन 1 जोड़ा था, यहाँ पे हम 10 2 जोड़ देंगे, तो 52 और 2 कितना हो जाएगा 54। इसी प्रकार से अगले करते जाना है। तो यदि इस प्रकार की सीरीज 2 या 1-2 पूछी जा रही हैं। 3 संख्याओं 24, 30 और 84 से विभाजित होने पर सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इनको भी मैंने बताया था, कभी भी कोई भी 3 संख्या दिख रही हो तो आप एलसीएम निकाल लो। तो देखो 24, 30 और 84 का ये एलसीएम निकला है, 4 से भाग दिया है, 4 × 24, 30 में नहीं जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 का 2, 3 दाम के 30, 30 7 21। तो इस प्रकार से आपने भाग दिया, तो ये एलसीएम कितना आ गया है 840 आ गया है। केवल उसमें यही निकालना है। जब भी ऐसा कुछ बचे, अगर यहाँ पे ये बचा होता कि शेष फल दिया होता कि इनको विभाजित करने पर शेष फल इतना बचा है, तो आपका जैसे कि ये 840 आंसर आ रहा है तो उसमें आप उस शेष फल को प्लस कर देते। लेकिन जब ऐसा नहीं दिया हो कि शेष फल नहीं बचा, केवल ये दिया हो कि विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निकालो, तो केवल आपको इनका एलसीएम देना है। एलसीएम देके जो भी आंसर आ जाए, एलसीएम देके ये जो संख्या आएंगी, इन संख्या का गुणा करने पर जो आंसर आ जाए वही आपकी सबसे छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत वजन 55 किलो है। यदि शिक्षक का वजन भी उसमें शामिल हो जाता है तो कक्षा का औसत वजन 56 किलो हो जाता है। तो देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का वजन है। 40 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 55। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 40 × 55। अब वो बोल रहे हैं यदि शिक्षक भी शामिल कर लिए, तो टोटल विद्यार्थी 40 हैं। अगर इसमें शिक्षक भी शामिल किया तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 41 हो जाएंगे। और जब 41 हो जाएंगे तो औसत कितना हो जाएगा 56। तो 41 गुणे क्या हो जाएगा 56। दोनों का गुणा करके जो दोनों का आंसर आ जाएगा उसको आप माइनस कर लोगे। याद रखना टोटल विद्यार्थी जिसमें एक किसी को भी या 2 किसी को शामिल करते हैं तो वो टोटल में जुड़ जाता है। औसत और टोटल हमेशा ही गुणा हो जाता है अगर हमें कुल संख्या निकालनी होती है। तो इस प्रकार से दोनों को टोटल को माइनस कर लेंगे। 56 × 41, मतलब पहले 55 स्टूडेंट थे, टीचर आ गए तो 56 हो गए। पहले 40 औसत था, टीचर आ गए तो 41 हो गया। दोनों को गुणा करके माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला है यदि 3540 रुपये की राशि को 3 भागों 2:6:7 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखो इसमें क्या करते हो, सबसे महत्तम भाग कौन सा होगा। महत्तम इसमें क्या दे रहे हैं 7 ही दे रहे हैं। तो क्या करोगे आप इन तीनों को प्लस कर लो पहले। 6 2 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 को नीचे लिख लेंगे। महत्तम भाग निकालना है तो महत्तम भाग क्या हो जाएगा ये 7। तो 7/15 आपका इस पूरे अनुपात का आंसर हो जाएगा। मतलब 60। अब महत्तम भाग बोल रहे हैं ना, महत्तम भाग मतलब जो सबसे अनुपात में बड़ा दिख रहा हो। बड़ा इसमें क्या दिख रहा है 7 ही दिख रहा है, तो 7 आंसर आ जाएगा। टोटल इनको प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 15। एवं इसकी राशि कितनी दे रहे हैं 3540। तो इसमें गुणा हो जाएगा किसका 3540 का। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1652। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि 3540 की राशि 2:6:7 के अनुपात में है, विभाजित किया जाए तो महत्तम क्या होगा।
तो 3540 गुणित 7/15, बस ऐसे आंसर आ जाएगा। अगला है 200 छात्रों का प्राप्त औसत अंक 125 से कुल अंक निकालो। ये तो आप निकाल ही लोगे, कुछ नहीं है, गुणा हो जाएगा दोनों का। 200 छात्रों का औसत अंक कितना है, तो देखो औसत मतलब क्या होता है, कुल छात्र बटे कुल संख्या, ये औसत होता है। आपको कुल निकालना है तो ये औसत और संख्या का क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा। तो गुणा करेंगे जब हम 125 में 200 का, तो कितना आ जाएगा, 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 5 विद्यार्थी हैं एक परीक्षा में 14, 12, 18 x और 20 अंक प्राप्त करते हैं। यदि समूह का औसत अंक 15 हो तो x का मान ज्ञात कर दो। कुल कितने हैं, 5, तो 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, इन सबको हम जोड़ लेंगे, 14 को, 12 को, उसके बाद 18 को, 18x को और 20 को, इन सबको हम जोड़ लेंगे। औसत कितना बोल रहे हैं, औसत आ रहा है 15, तो इन दोनों का आप गुणा कर लेंगे। अब एक बार नीचे देख लो, देखो औसत अंक ये उन्होंने दिया है, 14 दिया है, 12 दिया, 18 प्लस x दिया है, और एक उन्होंने x दिया है, और बटे में 5 दिया है। औसत अंक कितना दिया है उन्होंने, 15 दिया है। अब इनको जोड़ोगे, 14, 12, 18 और 20 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, प्लस x दिया है, बटे में 5 दिया है। 15 और 5 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 75 बराबर 64 प्लस x आंसर आ जाएगा। तो अब 64 75 है, यहाँ पे 64 को इधर ले जाएंगे तो 75 माइनस 64, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अभी बहुत कम समय बचा होगा, तो आप हमारे MPPSC प्री के नोट्स ले सकते हैं। ये टोटल आपको 11 बुकलेट आपको मिलती हैं, साथ में करंट अफेयर्स भी मिलता है। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो यूनिट वाइज नोट्स हैं, टोटल यूनिट वाइज तैयार किए गए हैं, टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे मेन बात, इनके साथ मिलने वाला है आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी तैयारी करवाई जाएगी, आपको सिलेक्शन दिलवाया जाएगा। हर इम्पॉर्टेंट चीज़, हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो MPPSC प्रीलिम्स में आता है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे, इम्पॉर्टेंट की फैक्टर ट्रिक द्वारा करवाए जाएंगे, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे MP हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, सब कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा। तो अगर आप ये हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कहीं भी भारत में रहते हो, 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास ये पहुँच जाते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला है अमिता 4 बच्चों की माँ है। यदि उसके चारों बच्चे लगातार लीप वर्षों में पैदा हुए, लीप वर्ष मतलब क्या होता है, जिनमें जो फरवरी मंथ होता है 29 दिन का होता है, और इसके अलावा ये जो वर्ष होते हैं इनमें 4 का भाग चला जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्या होता है, लीप वर्षों में 4 का भाग चला जाता है। तो अगर 4 बच्चे लगातार 4 बच्चे हैं, मतलब तो आप एक की मान लो क्या है, एज x है। अब अगली कितने की होगी, क्योंकि लीप वर्ष में पैदा हुए तो 4 4 प्लस कर दो, हर 4 वर्ष में आता है लीप वर्ष, तो x प्लस 4 हो जाएगा, फिर एक x प्लस 8 हो जाएगा, और एक x प्लस 16 हो जाएगा। तो ये 4 इसकी हो जाएंगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, एक x मान लिया, एक x प्लस 4 मान लिया, एक x प्लस 8 मान लिया, और एक x प्लस 12 दिया। उसने कितना दिया है, उसका औसत कितना दिया है उन्होंने, 40। देखो ऊपर कितना दिया है औसत, अमिता ने 4 बच्चों की, औसत आयु कितनी दी है, 4। ये 40 इसलिए हो गया कि कितने बच्चों की माँ है, 4 बच्चों की माँ है। तो टोटल नीचे आता है हमेशा, देखो ऐसा आता है, बटे में 4 बराबर औसत। तो ये 10 था, तो 10 का 4 में गुणा कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 40 आ गया। x और x कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। 8, 4 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 को उधर तरफ ले जाएंगे, 40 में से 24 माइनस होके क्या आ जाएगा, 16। x की वैल्यू निकालना है तो 16 में 4 का भाग दे देंगे, तो ये इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरी करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है, 90 रुपीज़ इसकी प्राइस है। अगस्त 22 से जनवरी 2023 तक सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों को इसमें कवर किया है। तो अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है, 1463 प्लस MCQ है इसमें, और प्रबंधन के सभी वस्तुनिष्ठ टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपने हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा इंस्टा ज्वाइन नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा ID है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा हाई लिखकर। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर हाई लिखकर मुझे मैसेज कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से जरूर
जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना कम है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करते हैं, जितना अधिक होता है उसको ऊपर लिख लेते हैं और जिससे देखो प्रतिशत में अधिक हो रहा है मतलब कि 100 से अधिक होता है तो नीचे लिख लेंगे 100। कितना अधिक है 100 से, 50 गुणित क्या हो जाएगा 100। तो 50 बटे 100 में 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150 गुणित 100। इन सबको हल कर लेंगे, आपका आंसर जाएगा 0 का 0 में गया, 5 एकम 5, 5 3 15, आंसर कितना जाएगा 100 बटा 3। 3 नीचे आ रहा है तो मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, एक का वेतन बी से इतना अधिक है तो इसका कितना होगा, तो इसका कितना कम होगा, तो आपको यही कम है तो आपको प्लस ही, अगर यहाँ से पूछते ए से कितना अधिक है तो आप नीचे माइनस कर लेते, कम पूछते हैं तो हम प्लस, उल्टा होता है, यहाँ पे कम पूछते हैं तो प्लस होता है। तो ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना कम होगा, तो 50 बटे 100 से 50 अधिक है तो 100 बटे 150 गुणित 100। ऐसा ही, ऐसे कोई भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, आपको ऐसे ही सॉल्व करना। फ्रेंड्स अभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिनको मेरे वीडियोस पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, ये इतना लंबा मेथड नहीं करना, ये जो मैंने बताया ना ये इसी तरह से सॉल्व करना है, ये भी इसी तरह से होगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि की जाती है तो चीनी में कितने कमी की जाए। कमी बोल रहे हैं तो मतलब क्या होगा, जुड़ जाएगा। कितनी कमी की जाए, खर्च में परिवर्तन नहीं हो तो 20 ऊपर लिख लेंगे। किससे कमी करने की बोल रहे हैं, 100 से, तो 100 में 20 को प्लस कर देंगे और गुणे इसको सॉल्व कर देंगे। 2000 बटे 120 है, 2000 में 120 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मली ना ऐसे क्वेश्चनों में ये 3 वाला, अगर आपको टाइम ना मिले ना तो नॉर्मली अगर एक आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा हो कि जिसमें कि इस प्रकार का मिक्स फ्रैक्शन में आंसर में 2/3 1/3 इस प्रकार का हो तो वही आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये इतना लंबा मेथड नहीं करना। एक चुनाव, इसका भी मैं ट्रिक बताती हूँ। एक चुनाव में अमन को 65% मत प्राप्त हुए। कितने मत प्राप्त हुए, 65। 3000 मतों के अंतर से विजयी रहा। डाले गए मतों की संख्या देखो, 65% मत किसको प्राप्त हुए, अमन को हुए और वो 3000 मतों से विजयी रहा। तो मतलब जीतने वाले को कितने मिले हैं, 65। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, क्योंकि टोटल हम कितने में से निकालते हैं, 100 में से। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 100 में से 65 को माइनस कर देंगे। 100 में 10 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा, 3। मतलब हारने वाले को कितना मिला है, 35 और जीतने वाले को कितना मिला है, 65। ये बात ध्यान रखना। और कुल मत कितने हैं, 3000, ये याद रखना। अब आपको ट्रिक लगाना है, ये ट्रिक क्या लगाना है, ये लगाना है x बटे m माइनस n गुणित 100। कैसे होगा ये देखो, जब भी आपसे पूछा जाए कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है तो सबसे पहले आपको लिखना है जितने मतों से जो विजयी रहा। तो कितने मतों से रहा है, 3000 बटे, अब जीतने वाले का कितना प्रतिशत है, 65। हारने वाले का कितना है, मैंने अभी बताया था। हारने वाले अगर नहीं दिया है हारने वाले का, तो जो जीतने वाले का दिया है प्रतिशत, उसमें से 100 में से माइनस कर लेंगे। अब ये तो जाहिर सी बात है ना, अगर किसी आपके पास टोटल 20 वोट है और 10% किसी को मिल गए जीतने वाले को, तो जैसे कि 12% जीतने वाले को मिल गए हैं तो 8% हारने वाले को मिलेंगे ना। तो 20 में से आपने 12 माइनस किया, वही आप यहीं पे करना है। 100 में से 65 को माइनस कर देना है तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा गुणित 100। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर ले। टोटल मत ऊपर आ जाएगा, नीचे दोनों को हारने वाले माइनस जीतने वाले इंटू 100। मतलब ये आप ट्रिक से सॉल्व कर दोगे। x बटे m माइनस 1, यहाँ x कुल मत है, जितने मत जीतने वाले को पड़े हैं वो x है और जीतने वाले का प्रतिशत माइनस हारने वाले का प्रतिशत इंटू 100। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, एनी ने 5 किलोग्राम प्याज को खरीदने के लिए उतनी ही धनराशि लेकर बाजार गई थी। 5 किलोग्राम प्याज को खरीदना था, उसको 5 किलो प्याज खरीदना था। उसको पता चला कि यही भाव होता, केवल वह उतनी ही पैसे लेके गई थी। अचानक से उसने क्या देखा कि उसने प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। तो वह कितने रुपए प्रतिशत प्याज कम खरीदेगी। तो उसने देखा कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। भार कितना है, 5 किलोग्राम है। तो उसमें कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, जो प्रतिशत है वो यहाँ पे लिख लेंगे। पर प्रतिशत है, प्रतिशत कितना आ रहा है, 25 बटे 100 गुणित रुपए। अब रुपए लेके गई थी, कोई भी रुपए ले बराबर रुपए लेके गई तो यहाँ पे मान लो रुपए 1 बटे भार कितना है, इसका भार है 5। तो भार की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। 25 बटे 100 गुणित 5
जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर है। कुछ कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही वाली ट्रिक लगा देना है, प्रतिशत बटे 100 इंटू रुपये बटे भार। प्रतिशत मतलब जो भी प्रतिशत दिया हो, बटे जैसे कि 25 दिया है तो 25 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 5 किलोग्राम उतनी ही धनराशि लेकर बाजार गई थी, उतनी ही जितनी पहले थी, मतलब सेम राशि लेकर, तो 1 मान लिया। प्याज की कीमत में कितनी बची, 25, यहाँ मान लिया। तो भाई कितने प्रतिशत कम प्याज खरीद सकती है, तो भार कितना है 5, तो नीचे आ गया 5। तो 5 एकम 5 और 5 25 आ जाएगा, 5 बटे 100 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा। अगला है, एक पार्टी में 200 अतिथि थे, 60% ने शाकाहारी भोजन किया और 50% ने मांसाहारी भोजन किया। 30% अतिथियों ने शाकाहारी और मांसाहारी भोजन किया। कितने लोगों ने भोजन नहीं किया? टोटल कितने लोग थे, 200 थे। 60% ने शाकाहारी कर लिया था, 50 ने मांसाहारी कर लिया था और 30% अतिथियों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन किया। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। एक ने शाकाहारी ने कितना किया, 60, मांसाहारी ने कितना किया, 50 और दोनों ने क्या किया, 30। मतलब टोटल अगर आप इनको लगाओगे तो कितना जाएगा, मतलब टोटल 80% लोगों ने भोजन किया। अब 80 ने भोजन किया तो कितने लोगों ने नहीं किया, तो 80 को 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 20%। अब हमारे पास टोटल संख्या, ये 20% आया है, तो 20% संख्या कितनी होगी, टोटल हमारे पास भी 200 लोग हैं, तो 200 का 20% निकाल देंगे तो कितना जाएगा, 40 व्यक्ति। तो मतलब 40 व्यक्तियों ने भोजन किया। कैसे सॉल्व करना है इसको लास्ट में करेंगे, 400 को, है ना। इसको करेंगे 60, एक ने 60 किया है, एक ने 50 किया है। 60 और 50 को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। दोनों ने भोजन कौन सा किया है, 33, तो इसको 30 को माइनस कर देंगे। जब इन सबको पूरे को होल करेंगे तो कितना जाएगा, 80%। इस 80% को हम 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन 20 आ जाएगा। बस 200 का टोटल संख्या उन्होंने हमें 200 दी है, 200 का 20% निकाल लेंगे। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य। प्रथम 10 अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 से अगर लगातार हम निकालेंगे 10 संख्याएं, तो 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13, 19, 23, 29, तो टोटल 10 अभाज्य संख्या ये हो जाएंगी। और 10 है टोटल, तो नीचे 10 का भाग चला जाएगा। टोटल संख्याओं को प्लस करके 10 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं जाता है, आप 10 संख्या शुरू की, जब आप 1 2 3 पढ़ते हैं तो शुरू का 10 अभाज्य संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है, एक परीक्षा में अधिकतम अंक 900 हैं, एक विद्यार्थी अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करता है तो और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो देखो अधिकतम अंक कितना है, 900, और अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करता है। तो 900 का आप 33% निकाल लो। 900 का 33% निकालोगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 45 जोड़ लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। 900 में 43, 900 का अगर 33% निकाला तो देखो 900 का 33% क्या हो गया, 297। 297 आए हैं और बोल रहे हैं 45 से फेल हो जाता है, तो पास के लिए कितनी ज़रूरत थी, 297 में 45 को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। पाई चार्ट से बताइए कि यदि परिवार का बजट 10,800 रुपये है तो बचत क्या है। इनमें आपको बचत कहाँ पे दिख रही है, देखो परिवार का बजट तो दिख रहा है 10,800 और बचत कहाँ दिख रही है, देखो ये फूड है, ये क्लॉथ्स है, ये एजुकेशन है, हाउस, ये सेविंग, कितना दिख रहा है, 35%। 10,800 का 35% निकाल लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट पूरा ऐसा सर्कल में होता है, सर्कल में होता है। देखो ये पूरा सर्कल में है, पूरा एक जो सर्कल होता है उस पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। अब वो किसका पूछ रहे हैं आपसे, बचत का पूछ रहे हैं। बचत कितनी दी है इन्होंने, 35, तो हम लिख लेंगे ऊपर 35 इनटू टोटल संख्या कितनी दी है इन्होंने, देखो ऊपर बजट कितना दिया है, टोटल 10,800। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन यदि परिवार का बजट आए, अगर आपसे पूछ लें बजट आए तो फूड का क्या है, फूड खाने में कितना व्यय करता है, तो आप क्या करोगे, 150 बटे 360 गुणे तो 10,800 कर दोगे। अगर आपसे पूछें कि यदि परिवार का बजट 10,800 रुपये है तो वो कपड़ों में कितना व्यय करता है, तो कपड़ों में कितना करता है, 70 डिग्री, तो 70 डिग्री कर रहा है। डिग्री को निकालने के लिए हमको क्या करते हैं, हमेशा 360 में वो डिग्री का भाग दे देते हैं तो वो संख्या निकल जाती है, गुणे क्या हो जाएगा, 10,800। लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, सेविंग का, तो बचत क्या है, बचत कितनी है, 35, तो 35 डिग्री है। डिग्री को निकालने के लिए किसका भाग देते हैं,
360 का, तो 35 डिग्री इंटू 360 बड़ा इंटू में क्या आ जाएगा 10,800। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है तो समान त्रिज्या वाले एक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 20 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये गोले का होता है। और अगर आपसे बोले अर्ध गोले का कितना होता है तो अर्ध गोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब वो बोल रहे हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया 20। यहाँ पे आर निकाल लेंगे। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5। ये उन्होंने दिया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 है। अब बोल रहे हैं अब आपको क्या निकालना है, समान त्रिज्या वाले गोलार्ध का। गोलार्ध कैसा रहता है, अर्ध होता है। गोलार्ध कैसा होता है, ऐसा अर्ध रहता है। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर रहता है। इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5, तो 3 में 5 का गुणा हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दिया हो तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेना, बराबर में 20 कर देना, इससे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब समान त्रिज्या वाले गोलार्ध का निकालना है। गोलार्ध का हमेशा क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि गोलार्ध होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया है। यदि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार को मोड़कर एक आयत बनाया है। तार है मतलब तार किस रूप में होता है, तार बेलन के रूप में होता है। अब उसकी आयत की लंबाई इन्होंने कितनी दी है 5 दी है। चौड़ाई आप क्या मान लो x मान लो। तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आयत का। जब भी लंबाई वगैरह दी हो, जैसे कि लंबाई वगैरह दी होती है तो वहाँ पर हम परिमाप को मापते हैं, वहाँ क्षेत्रफल नहीं नापते हैं। तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप है। तार की लंबाई आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई उनने दी है 5, चौड़ाई हमने मानी x, तो x की वैल्यू कितना जाएगा 5/x। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई से सूत्र निकाल सकते हैं। एक बैग में 3 लाल 5 पीली और 7 गुलाबी गेंदें हैं। यदि एक गेंद को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होती है। कुल गेंदें कितनी हो गई 3 5 और 3 8, और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी 15। तो कुल गेंदें याद रखिएगा 15 कुल गेंदें हैं। अब उसमें से क्या बोल रहे हैं कि यदि एक गेंद को निकाला जाता है मतलब तो क्या प्रायिकता है कि वह गुलाबी या लाल है। गुलाबी कितनी गेंदें हैं 7 और लाल कितनी गेंदें हैं 3, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, तो 10 प्रायिकता है बटे टोटल कितनी है नीचे 15। तो ये आपका इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। लाल गेंदें हैं 3, पीली हैं 5, गुलाबी हैं 7, कुल है 5। अब वो बोल रहे हैं क्या प्रायिकता है कि लाल और गुलाबी गेंद आए, तो लाल कितनी है लाल गुलाबी कितनी है 7, तो 7 में से क्या प्रायिकता है कि एक गुलाबी आ जाए, या लाल में से क्या प्रायिकता है कि एक लाल आ जाए। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बटा टोटल कितना है 15, 7 और 3 कितना हो जाएगा। जब भी यहाँ पे ये नीचे 1 दिया हो तो इस 1 से कोई अगर यहाँ पे 2 दिया होता तो 7 गुणित 6 करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 1 दिया है तो हम 7 लिखेंगे बट +3 लिख देंगे, बट्टे में 15 लिख देंगे। बस इसको सॉल्व कर देंगे 10/15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अगला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 है, तो मूलधन निकालो। जब भी ऐसा कुछ अंतर दिया जाए कि आपको अंतर दिया हो और कुछ नहीं दिया हो और मतलब कोई मूलधन नहीं दिया हो, अंतर दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो, तो आपको अंतर को लिख लेना है एक बार, और जितने भी वर्ष दिए हों वो वर्ष को नहीं गिनना है, वर्ष का डिजिट याद रखना है 2 है तो उतने बार 100 का गुणा कर देना है, बटे जो दर है दर का नीचे गुणा कर देना। मतलब इसका फॉर्मूला होता है D गुणित 100 का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये क्वेश्चन आना ही आना है, हर बार आ रहा है। D × 100 का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। R मतलब होता है दर, दर कितनी दी है 5, तो नीचे दर का 2 बार गुणा हो जाएगा, ऊपर क्योंकि 2 वर्ष दिया है तो 100 का ऊपर 2 बार गुणा हो जाएगा, और D दिया है D अंतर, D मतलब क्या हो रहा है डिफरेंस मतलब अंतर, तो D × 100 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये याद रखना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि अंतर दिया हो, दर दी हो, समय दिया हो तो कुछ नहीं करना है आपको, D × 100 का
का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, जहाँ आर आपकी दर है, डी आपका डिफरेंस जो भी अंतर है, और 100 को करना ही है। समय का कुछ नहीं करना, समय बट डिजिट या 2 है 3 है तो उतने बार 100 का गुणा करना। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन मैं मैथ के लेके आऊँगी, रीजनिंग के भी लेके आऊँगी। शाम को एक अंग्रेजी का वीडियो लेके आऊँगी। अंग्रेजी का बहुत लोगों की डिमांड है, अंग्रेजी के ईडियम्स पूछे जा रहे हैं, तो उनकी ईडियम्स का मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।